मैं प्रिंस कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, राम लखन सिंह यादव कॉलेज, रांची, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। आज मैं आप लोगों के समक्ष एम.कॉम सेमेस्टर 2 पेपर CC 204 मार्केटिंग ऑफ मैनेजमेंट के विषय में आप लोगों के समक्ष चर्चा करने जा रहा हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। मीन्स किसी भी प्रोडक्ट के शुरुआत से लेकर अंतिम तक के बीच में जो भी उनमें चेंजेस आते हैं वो सभी चीज़ों का, उन सभी परिस्थितियों का आज हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि किसी भी प्रोडक्ट का लाइफ कैसा रहेगा, मतलब उसके जन्म लेने, मतलब उसके उत्पादन लेने से लेकर उसके खत्म होने तक के बीच का जो भी बात हम लोग इसमें चर्चा करेंगे उसी को हम लोग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। यानी उसके डिमांड खत्म होने तक का सीक्वेंस कैसा रहेगा, उस सीक्वेंस को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग ये जान लें कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को स्टडी क्यों किया जाता है। किसी कंपनी को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि बिजनेस इसे समझकर अपना बिजनेस स्ट्रैटेजीज तथा मार्केटिंग मिक्स में कुछ चेंज कर पाए, ताकि कंपनी कुछ डिसीजन ले पाए कि कब एडवर्टीजमेंट पर ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा, कब प्राइस डिक्रीज करना होगा, कब प्राइस इंक्रीज करना होगा, कब न्यू प्रोडक्ट लाना होगा, कब कंपनी को प्रॉफिट अधिक अर्न करना है। तो इन सभी चीज़ों के लिए चलिए आज हम लोग समझते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है। जब भी मार्केट में जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है तो वो इस सीक्वेंस से होकर गुजरती है। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। इसी सीक्वेंस को ही प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। मतलब जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो वो ये 3 स्टेज से होकर गुजरती है। पहला ग्रोथ, दूसरा मैच्योरिटी और तीसरा डिक्लाइन। इसे ही प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहा जाता है। इसे हम लोग ग्राफ के द्वारा भी समझ सकते हैं। ग्राफ में यदि हम लोग एक्स एक्सिस की बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर हम वर्टिकल एक्सिस की बात करें तो वो हमारा एनुअल सेल्स वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। इंट्रोडक्शन स्टेज में किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी कम होती है, इसीलिए इस दौरान प्रोडक्ट का सेल्स वॉल्यूम काफ़ी कम होता है। इसके बाद जब प्रोडक्ट का ग्रोथ स्टेज स्टार्ट होता है तो उस समय इसका सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होने लगती है। उसके बाद मैच्योरिटी स्टेज में सेल्स सबसे मैक्सिमम होती है, और इसके बाद प्रोडक्ट का आखिरी समय आ जाता है और वो डिक्लाइन करना शुरू कर देती है। इसका मतलब ये हुआ जैसे ही प्रोडक्ट का डिमांड डिक्लाइन होने लगता है तो इसका सेल्स वॉल्यूम भी कम होते चले जाती है। अर्थात जब भी कोई प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में आ जाता है तो कंपनी को या तो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, या जो उसके पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है जिसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें कुछ फीचर्स ऐड करना होता है। तो चलिए इन्हीं स्टेप को हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में समझने का कोशिश करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन स्टेज। यह वह स्टेज है, यानी इंट्रोडक्शन वह स्टेज है जिस स्टेज में प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाता है, और इस स्टेज में इस प्रोडक्ट के विषय में ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं होता, ज़्यादा लोगों को प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होती। इसलिए कंपनी इस स्थिति में अपने प्रोडक्ट का अवेयरनेस के रिगार्डिंग ज़्यादा फोकस करती है ताकि लोगों को उस प्रोडक्ट के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि इस स्टेज पर
मार्केटिंग मिक्स का क्या इम्पैक्ट, क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर आपको नहीं पता है कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है तो मैंने आपको इससे पहले एक ऑडियो हमारे कॉलेज के चैनल पर अपलोड किया है, आप उसे पहले देख लें, उसके बाद ये ऑडियो को सुने। चलिए, तो फर्स्ट है प्रोडक्ट। इस स्टेज में सबसे पहले प्रोडक्ट का ब्रांडिंग, क्वालिटी और इनोवेशन पर फोकस किया जाता है। और इस स्टेज में कोई भी कंपनी अपना ट्रेडमार्क और पेटेंट भी करवाती है ताकि उस प्रोडक्ट का कोई कॉपी ना कर ले। हम लोग सभी जानते हैं कि ट्रेडमार्क और पेटेंट का मुख्य कारण ये है, या ट्रेडमार्क और पेटेंट ये चीज़ होता है कि हम लोग जब कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में न्यू लॉन्च करते हैं, अगर वो प्रोडक्ट को कोई कॉपी कर ले तो हम उसे कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए कंपनी चाहती है कि इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए वो अपने प्रोडक्ट का पेटेंट और ट्रेडमार्क पहले से रजिस्टर्ड करा लेती है ताकि उसका कॉपी कोई दूसरी कंपनी ना कर सके। चलिए, जो दूसरा ऑप्शन है वो है प्राइस। कंपनी के पास प्राइसिंग के दो ऑप्शन होते हैं, पहला स्कीमिंग और दूसरा पेनिट्रेशन। स्कीमिंग प्राइसिंग का मतलब है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट का हाई प्राइस रखकर कॉस्ट को रिकवर करती है। या फिर पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब होता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट का लो प्राइस रखकर कंपनी अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोग सभी को जानते हैं कि जियो जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है रिलायंस की, जियो ने क्या किया, पेनिट्रेशन प्राइस थ्योरी रखकर उन्होंने अपने प्राइस को काफ़ी कम रखकर मार्केट में अपना पकड़ बनाया तथा अपने शेयर के वैल्यू को काफ़ी वो इंक्रीज किया। और इसका मेन फोकस ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बनाना। जबकि एप्पल ने इस स्ट्रेटेजी को उन्होंने यूज नहीं किया। एप्पल ने स्कीमिंग स्ट्रेटेजी को उन्होंने प्रयोग किया, स्कीमिंग स्ट्रेटेजी को अपनाया। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट का स्टार्टिंग से ही प्राइस ज़्यादा रखती है। जो एप्पल की कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा रखकर कॉस्ट को रिकवर करने की कोशिश की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्लेस। इसके अंतर्गत सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का उपयोग किया जाता है जिसमें कि कुछ ही आउटलेट्स ओपन किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रमोशन। इस स्टेप जो है प्रमोशन, इस स्टेप में प्रोडक्ट की कॉस्ट काफ़ी हाई होती है क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट का अवेयरनेस काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट है ग्रोथ स्टेज। इस स्टेज में कंपनी ब्रांड प्रेफरेंस पर ज़्यादा जोर देती है और अपने मार्केट शेयर इंक्रीज करने पर फोकस करती है। चलिए, तो समझते हैं इस स्टेज पर मार्केटिंग मिक्स का क्या इम्पैक्ट या क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रोडक्ट। कंपनी अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी को मेंटेन करने पर फोकस करती है। कंपनी अपने प्रोडक्ट के साथ सर्विसेज को भी ऐड कर सकती है। नेक्स्ट है प्राइस। इस स्टेज में कंपटीशन भी स्टार्ट होने लगता है। कंपटीशन स्टार्ट होने के कारण इस स्टेज में प्राइस को मेंटेन भी किया जाता है। नेक्स्ट है प्लेस। तो इस स्टेज में डिमांड इंक्रीज होने के कारण कंपनी को अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बढ़ाने होते हैं। नेक्स्ट है प्रमोशन। इस स्टेज में कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को कवर करने की कोशिश करती है। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो नेक्स्ट स्टेज है वो है मैच्योरिटी स्टेज। इस स्टेज में जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हो चुके होते हैं तथा मार्केट का शेयर मैक्सिमाइज होता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास कंपनी का प्रोडक्ट जा चुका होता है। इस स्टेज में कंपनी को अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है तथा मार्केट शेयर के जो वैल्यू है उसको मेंटेन करना होता है। तो चलिए समझते हैं इस स्टेज पर मार्केटिंग मिक्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। प्रोडक्ट।
इस स्टेज में कंपनी को अपने प्रोडक्ट में इन्हांस करना होता है ताकि कंपनी के खुद के प्रोडक्ट को उसके कंपटीटर के प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट किया जा सके। नेक्स्ट है प्राइसिंग। इस स्टेज में अधिकांशतः होता क्या है कि प्राइसिंग लो हो जाता है, क्योंकि इस स्टेज में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो प्राइसिंग का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होता है, कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण प्राइस को कम करना होता है। नेक्स्ट है प्रमोशन। इस स्टेज में प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन स्टेज का प्रयोग किया जाता है, मतलब कंपनी अपने प्रोडक्ट को दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट से बेस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है प्लेस, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्रीज करने के लिए कंपनी अपने वर्कर को इंसेंटिव ऑफर करती है। अगर इस स्टेज को हम समझना चाहें तो मारुति बैलेनो का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये वो कार है जो अभी जिनका डिमांड मैच्योरिटी लेवल पर है, डिमांड उनका काफ़ी हाई है। चलिए, जो अब नेक्स्ट स्टेज है वो है डिक्लाइन स्टेज। इस स्टेज में प्रॉफिट डाउन हो जाते हैं। चलिए देखते हैं कि डिक्लाइन स्टेज से मार्केटिंग मिक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए, प्रोडक्ट। इस स्टेज में कंपनी को न्यू फीचर्स लाने ही होते हैं और अपने ओल्ड प्रोडक्ट में कुछ मेजर चेंजेस करने पड़ते हैं या प्रोडक्ट के कुछ नए वे ऑफ यूज निकालने पड़ते हैं। नेक्स्ट है प्राइसिंग। इस स्टेज में कंपनी को अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देने होते हैं। नेक्स्ट है प्रमोशन। इस स्टेज में कंपनी अपने लॉयल कस्टमर्स को और उन्हें ज़्यादा ऑफर दिए जाते हैं ताकि वो उस प्रोडक्ट को खरीदे। इस स्टेज को समझने के लिए ऑटो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री में आप डीजल कार को ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। वो इसलिए क्योंकि इंडिया में डीजल कार का जो डिमांड है वो ख़त्म होने के कगार पर है, जिसका बहुत बड़ा रीज़न ऑटोमोबाइल सेक्टर माना जाता है। सॉरी, डीजल की क्वालिटी नहीं, एयर क्वालिटी का जो सिचुएशन है हमारे इंडिया में वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है, जिसका सीधा प्रभाव हमारे देश के क्लाइमेट पे पड़ता है और इसका सबसे बड़ा रीज़न हमारे देश के ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं। ऑटोमोबाइल कंपनी से क्या हो रही है कि हमारे देश का जो क्लाइमेट है, एयर का जो कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बहुत सारे नॉर्म्स निकालते रहती है। इसी नॉर्म्स को हम लोग भारत स्टेज इमिशन नॉर्म्स कहते हैं। इसी नॉर्म्स को क्या कहा जाता है, भारत स्टेज इमिशन नॉर्म्स, ठीक है, जिसे हम लोग BSE नॉर्म्स के नाम से जानते हैं। गवर्नमेंट ने फर्स्ट नॉर्म्स 2000 में BSE 1 नॉर्म्स निकाला था। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने BS2, BS3, फिर 2017 में BS4 नॉर्म्स लागू किया था। इन नॉर्म्स में वो सभी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसके अंतर्गत एक मैन्युफैक्चरर्स को अपने व्हीकल मैन्युफैक्चर करने होते हैं ताकि इससे निकलने वाले पॉल्यूशन से को या इससे निकलने वाले पॉल्यूशन को से एयर को कंट्रोल किया जा सके, एयर को ख़राब होने से कंट्रोल किया जा सके। एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने अप्रैल 2020 को या 20 में BS5 ना करके BS6 रोल आउट करने वाली है, जिसके अकॉर्डिंग ये माना जा रहा है कि कार मैन्युफैक्चरर्स डीजल्स कार नहीं बना पाएगी, क्योंकि डीजल के केमिकल कॉम्पोजिशन को BS6 के अकॉर्डिंग कर पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर हो भी गया तो वह बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, जिसके कारण कार का प्राइस को वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देगा। इस कारण डीजल कार आज डिक्लाइन स्टेज पे हैं। तो ये था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो हमने
हम लोगों ने इस ऑडियो में क्या सीखा कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट का ग्रोथ स्टेज क्या होता है, उसका मैच्योरिटी स्टेज क्या होता है, उसका डिक्लाइन स्टेज क्या होता है, और डिक्लाइन स्टेज का हमने एक एग्जांपल दिया जिससे आप लोगों को ये टॉपिक या ये जो हमारा ऑडियो था जो इसे समझने में आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में। थैंक यू।